अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर वाहिद हारून आपसे मुखातिब। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और इसके साथ साथ जो है गुज़िश्ता से पेवस्ता पिछली दफ़ा जो है हम जो आपस में बात कर रहे थे तो उसमें कुछ बात अधूरी रह गई थी, तो उसको आगे बढ़ाते हुए जो है हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछली दफ़ा जो बात हो रही थी तो उसमें पूछा ये गया था कि आप बताइए कि किस तरह से जो है वो, अगर किसी शख्स को जो है वो पता चलता है कि वो डायबिटिक है तो किस तरह से जो है वो सेकंड ओपिनियन लेना तो ज़रूरी है। आप कैसे आप इस पे रोशनी डालें कि आप जो कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है तो सेकंड ओपिनियन जो है वो उन्होंने पूछा था कि सेकंड ओपिनियन लेना क्या ज़रूरी है? तो मैं इसको जवाब में कहता हूँ येस, ज़रूरी है। लेकिन जिस तनाज़ुर में हम बात कर रहे थे वो एक ऐसे शख्स की बात कर रहे थे जो न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज़ है उसे, और वो जो है अपना इलाज शुरू करना चाह रहा है। यानी अब उसको ये डाउट और परेशानी नहीं है ये कि पता नहीं मुझे शुगर है या नहीं, बल्कि वो डायग्नोस्ड है। तो वो जो है वो जब अपना इलाज कराने जा रहा है तो उसमें हमने एक 3 तरह के मॉडल पेश किए थे कि एक वो जो कि उसको नज़रअंदाज करता है, डिनायल फ़ेज़ में होता है। दूसरा वो जो उसको शुगर के रिज़ल्ट को पॉज़िटिवली लेता है और अपना इलाज शुरू करता है। और तीसरा वो था जो कि डॉक्टर बदलता रहता है। तो इस तनाज़ुर में चूँकि मैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा जो मिसाल थी वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की थी। जो हमारे फैमिली फ़िज़िशियंस जो कि प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं, जब पेशेंट उनके पास जाता है, तो डेफ़िनेटली वो फिर कन्फ़र्मेशन के लिए उन्हें टर्शियरी केयर भेजते हैं कि भई आप जाइए। तो ये जो है ये अल्टीमेटली सेकंड ओपिनियन ही कंसिडर किया जाता है। इसके साथ-साथ सेकंड ओपिनियन तब लिया जाता है जब आप कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं कि आप एक और ओपिनियन ले लें, ताकि हो सकता है कि जो दूसरे डॉक्टर हैं वो कोई और ऑप्शन हमें दें। तो इसके लिए सेकंड ओपिनियन लिया जाता है, या फिर आप जो है वो इलाज का कोई दूसरा तरीका निकालना चाहते हैं। तो पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी, तो जो तीसरा मॉडल हमने मरीज़ का पेश किया था वो इसी तरह का शख्स था जो कि डॉक्टर्स तब्दील कर रहा है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है वो एग्री करता हूँ कि सेकंड ओपिनियन हर हाल में लेना चाहिए। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, वो क्या कहना चाहिए, एक डिफरेंट किस्म के जो हमने जो पेशेंट्स के मॉडल्स थे उनको सामने रखते हुए बात की थी। लेकिन एक्चुअल में सेकंड ओपिनियन लेना जो है वो किसी भी पेशेंट का जो है वो इंटीग्रल राइट है। वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है, अगर वो चाहे तो वो सेकंड क्या थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन भी ले सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल हमसे पूछा गया था कि बताइए कि शुगर किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमने ख़ास तौर पर दावत दी है हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही अज़ीज़ ज़हीर मियाँ साहब, जो कि पहले पाकिस्तान में थे, अब काफ़ी सालों से वो अमेरिका में होते हैं, टेक्सास में। और उनकी से आज हम गुफ्तगू भी करते रहेंगे, और इसके साथ-साथ जिस तरह से लास्ट वीक हमने किया था उसी तरह से हम जो है बीच में कमेंट्स को भी साथ एड्रेस करते रहेंगे। और आप सबको जो है अ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि अब जो है वो हम इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर एक नाम के साथ शुरू कर चुके हैं, और इसका नाम जो है वो आपको ये स्क्रॉल होते हुए दिख रहा है। और इसके बारे में भी फीडबैक दीजिएगा, इसके बारे में कोई आपकी राय है तो भी दीजिएगा। तो मैं सब व्यूअर्स के लिए और जितने भी लोग जो हैं वो बाद में हमें देखेंगे उनके लिए जो है ये एक रोल मॉडल के तौर पर हम जो है वो ज़हीर मियाँ जो है उनको हमने आज दावत दी है, ताकि वो हमें बता सकें। उनसे जो है मैं सवालात पूछता चला जाऊँगा और उस तरह से वो जवाबात देंगे, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि आप जब ये उनकी गुफ्तगू ख़त्म होगी तो इस बात को कंक्लूड कर पाएँगे कि क्या तरीका जो है बेहतर है शुगर को कंट्रोल करने का। तो आपके साथ मिलके हम वेलकम करते हैं ज़हीर मियाँ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। थैंक यू सर वेरी ये मच सर। आपको बहुत-बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो, और आपको भी तमाम बहुत सुनने मुबारक वालों हो। को मेरी तरफ से बहुत-बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो।
अच्छा सर, आपका जो है गायबाना तारुफ मैं अपने व्यूअर्स से करवा चुका हूँ। जी थोड़ा सा ये जो आज का जो प्रोग्राम है, इसमें हमने इस प्रोग्राम को एक बाकायदा एक टाइटल दिया है, और इसका जो टाइटल है वो है हेल्थ एंड वेलनेस टॉक शो Q&A बाय डॉक्टर वाहिद हारून। तो पिछले दिनों में जो हम 1-2 हफ्ते से जो काम कर रहे थे, लाइव आकर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उसमें जो है वो कोई प्रॉपर नाम नहीं था, लेकिन इस वक्त जो है इसमें जो है वो नाम मौजूद है। इसके बारे में जो है वो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा। बात यह है कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरे ये कि सेहत के बारे में हर इंसान को अपनी मालूमात अपनी सेहत के बारे में ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरा ये कि सेहत के जो बेहतरीन एडवाइस होती है वो डॉक्टर साहिबान ही होते हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए कि इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है, एज वाइज उनको अपने आप को चेक करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो हर इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, सेहत के बारे में उसको अपने आप कॉन्शियस रहना चाहिए। जी। ये जो आपका प्रोग्राम है, सेहत एंड वेलनेस, इज़ वेरी गुड प्रोग्राम एंड आई अप्रिशिएट यू डॉक्टर साहब। और मैं यही कहूँगा कि इससे हर इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, आपकी गुफ्तगू को जो है हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। आपकी उस वक्त की तरफ जाते हैं जब आपका डायग्नोज हुआ डायबिटीज़। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि कितने साल पहले आपका जो है वो ये डायबिटीज़ का मर्ज़ डायग्नोज हुआ? डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा था कि मैं अमूमन जो सर्दी या गर्मी जब शुरू होती है तो फ्लू हो जाता है बंदे को, या बुखार होता है, या खांसी, इस तरह के जो नज़ला ज़ुकाम खांसी चलता है, ये एक नॉर्मली सीज़न का एलर्जी होती है। वो मुझे हो जाती थी और अभी भी होती है। लेकिन जब एक दफ़े हुई तो मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैं 3-4 दिन में ठीक होता था, तो वो नहीं हो सका। तो डॉक्टर साहब को, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं अमूमन, उनको दिखाया। उन्होंने कहा जी ये आप टेस्ट करवा के आ जाएं। मैंने वो जब टेस्ट किया तो इस टेस्ट के अंदर जो है मेरी शुगर डायग्नोज हो गई और 192 आई, फर्स्ट जो शुगर थी मेरी। तो डॉक्टर साहब ने फास्टिंग। कहा कि जी आपको तो शुगर है। मैंने कहा मुझे तो कोई कोई ऐसा, फास्टिंग में। और जी, फिर जी। कहने लगे कि जी आप ऐसा करें कि फ़िलहाल अभी मैं आपको मेडिसिन नहीं देता, बल्कि आप ये हुँ, कीजिए कि आप अपनी शुगर बंद कर दें। मैंने शुगर हुँ। बंद कर दी। जी, उसके जी। बाद थोड़ी सी रिड्यूस हुई, लेकिन हुँ, कम नहीं हो सकी। और जब उन्होंने कहा कि अब दोनों टेस्ट करवाएं, फास्टिंग प्लस रैंडम, तो रैंडम हुँ। मेरी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तकरीबन कोई 300 के लगभग थी। तो सही। उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन दी। अब मुझे ज़ाहिर था कि मैं कुछ ना कुछ इसमें करता कि मैं क्या करूं कि ये वाकई डायग्नोज हुई है या नहीं हुई है और क्या करना चाहिए मुझे। फिर मैंने हुँ, सेकंड ओपिनियन लिया। तो वो हुँ, डॉक्टर आप वाहिद हारून साहब थे। सेकंड ओपिनियन में इनके पास आया, इन्होंने मुझे एडवाइस किया। तो वो जो टेस्ट होते हैं इसके, फास्टिंग, रैंडम प्लस A1C, ये तमाम जी, जी। चीज़ें हुई, मेरी डिटेल हुई तमाम। और उस डिटेल के अंदर जो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। तो हुँ, जो हेमोग्लोबिन A1C मेरा था वो अच्छा खासा मेरा बढ़ा हुआ था, और शुगर भी मेरी बढ़ी हुई थी। उसके बाद में मुझे चंद मेडिसिन दी गई, और उसके कुछ अरसे के बाद ही मुझे इंसुलिन दी गई। तो हुँ, उससे ये है कि काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा और मैं बेहतर हो गया। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन मैं डॉक्टर साहिबान के पास जाता रहा, और डॉक्टर वाहिद हारून साहब मुझे जो हैं वो मशवरे भी देते रहे। और मेडिसिन के बाद उन्होंने जो फ़िक्स की मेडिसिन, साथ में उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है अगर शुगर कंट्रोल करने का, वो होती है डाइट इंसान की। तो मुझे हुँ। डाइट पर लाया गया, डाइट बताई गई, अच्छा, फिर अच्छा, वॉक, यहाँ पर फिज़िकल यहाँ यहाँ एक्टिविटीज़। बिल्कुल, यहाँ पर ज़हीर साहब, यहाँ पर हम रोकेंगे आपको, क्योंकि जी, श जो पहला फ़ेज़ था आपसे गुफ्तगू करने का, वो ये था कि आपने बताया कि पहले आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होते थे, यानी कि गला यस, ख़राब यस, रहता था, नज़ला वग़ैरह होता था, जी, लेकिन ठीक नहीं जी, होता था। और फिर नहीं, जब शुगर टेस्ट कराई गई, तो उसपे वो ज़्यादा आई। तो जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ़ व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर किसी को बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो ज़रूरी है कि वो अपनी जो है वो डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कराए।
ज़हीर साहब हम यहाँ एग्ज़ैक्टली। गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ जो है वो जी, बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स में शामिल हैं, तो मैं बेहतर उन है, सबको भी साथ एड्रेस करता हूँ। बेहतर। मोहम्मद अमार साहब हैं, ये जो अपने किसी और फ्रेंड सर्कल में किसी जिब्रान गफ़ार साहब से कह रहे हैं कि वो भी जो है वो इस सेशन को ज्वाइन करें। तो इसके लिए अमार साहब बहुत आसान है, आप जो लिंक है उनसे शेयर कर दें तो ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर लेंगे। हमारे जो ये कमेंट्स का सेक्शन है इसमें एक ऑप्शन आता है कि शेयर योर फ्रेंड्स, तो उसमें आप शेयर कराएंगे अमार साहब, तो जिब्रान गफ़ार साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर पाएंगे। आपके फादर भी जो है इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं अमार साहब। हमारे साथ जो है वो केट डेसेल्स हैं फिलीपीन से। हाय केट, हाउ आर यू? इट वुड बी गुड इफ यू राइट समथिंग इन इंग्लिश, so we'll be able to answer it. Thank you very much for coming to our show, and thank you very much for commenting. Please give us your feedback, your kind, uh, uh, the valuable comments so that we can improve the show. Thank you very much, Miss Kate. हमारे साथ हैं Philip Anthony. Philip Anthony, how are you? Thank you very much for joining our show. And hopefully, I expect that you keep visiting our show. It is planned to, run it regularly on weekend. So do visit us as well, and try to give your valuable feedback. Thank you very much for joining us. So it would be good if you translate it for us. We have Miss Lalan Anis. Amazing session. Thank you very much, Miss Lalan, for appreciating our session. Keep visiting our program. Don't forget to give your valuable feedback. Thank you very much. And I would like to share that Lalan basically a student, and she conducts different intellectuals interview on her Lalan diary, and she is very optimistic regarding her work. Thank you very much, Lalan. Then we have Kate again. Kate, thank you very much for joining, but we can't understand your language. So it would be good if you post something in English. Okay, there is an English version. Okay. So वापस हम अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं ज़हीर साहब। ये जो सिलसिला है जी, ये चलता रहेगा, इसमें हम अपनी जो गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने बताया मुझे कि आपको शुरू में इन्फेक्शन होते थे, फिर टेस्ट कराए तो टेस्ट से पता चला कि आपके जो है वो फास्टिंग शुगर ज़्यादा है। फिर जब आपका रैंडम शुगर किया गया तो पता चला कि वो भी जी, ज़्यादा है, और फिर जो है वो जी, आपको फिर A1C जो कि 3 महीने का टेस्ट है वो कराया, और इस तरह से जो है वो फिर आपका बहुत ही प्रॉपर तरीके से इलाज शुरू हुआ, और फिर बात आगे बढ़ते-बढ़ते जो है वो जी हाँ। आपने बताया कि आप अब जो है वो सिर्फ़ अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे बल्कि और भी कुछ चीज़ें ऐड की, तो वो ज़रा व्यूअर्स से शेयर कीजिए कि क्या चीज़ें थी वो, और इलाज के साथ-साथ? डॉक्टर साहब इलाज के साथ एंड व्यूअर्स लिसन माय वर्ड। हुँ, सबसे पहले तो ये कि इलाज जब शुरू हुआ तो मेडिसिन से शुरू हुआ था, और उसके बाद मेडिसिन के बाद इंसुलिन भी मेरी आ गई, उसमें शामिल हुई। तो डायबिटीज़ मेरी कंट्रोल तो हो रही थी, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी, और फिज़िकली वीकनेस भी होती जा रही थी। लिहाजा फिर मुझे जो मशवरा
मिला वो ये था कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करें। ये कि मैं ऑफ़िस वर्क करता था और सुबह मैं 8 बजे और शाम तक बैठना होता था मुझे और उसके बाद ऑफ़िस से मैं घर आता एक्टिविटी ने फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं थी मेरी इतनी। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मुझे फिज़िकल एक्टिविटी भी शुरू करनी पड़ी और उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था मेरी लाइफ़ के लिए वो था मेरी वॉक, जी, जो जी। कि बहुत ज़रूरी होती है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो मैंने हुँ, वॉक हुँ। शुरू की और वॉक के अंदर फिर मुझे ये हुआ कि थोड़ी-थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता मैं इतनी बढ़ता गया वॉक कि 15 मिनट और फिर आधा और फिर 1 घंटा और अब डेढ़ से 2 घंटे मेरी वॉक है, अंदर कुछ रनिंग भी है मेरी और उसके बाद थोड़ी-सी मैं फिज़िकल एक्टिविटी भी करता हूँ आके जिसको एक्सरसाइज़ कहते हैं, वो भी करता हूँ। तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब उससे ये हुआ है कि मेरी इन एक्टिविटी से मेरी शुगर अब 200 से नीचे ही रहती है, इसलिए कि जी। मेरी एज प्लस 65 है। तो अब अच्छा मेरी सर। जो उसकी वजह से जो है मेरी एज और उसको देखते हुए काफ़ी हद तक कंट्रोल है। अच्छा, आपको ज़हीर साहब हम यहाँ रोकेंगे चूँकि मेरा ख़्याल आप अपने राउटर से ज़रा दूर हैं, तो आपके जो मूवमेंट में और साउंड में थोड़ा डिले आ रहा है। तो आप अगर काइंडली एक दफ़ा साइन आउट करके दोबारा साइन इन जी, हो तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अ, ठीक है सर? ताकि आपका जो है आपके स्टिल हो रही है पिक्चर बार-बार। मैं दोबारा कर रहा हूँ। जी, जी, राइट, बिल्कुल। तो ज़हीर साहब जो हैं वो टेक्सास से हमारे साथ हैं और कनेक्टिविटी का अक्सर जो है यूँ इश्यू रहता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि एक रोल मॉडल के तौर पर अगर किसी से बातचीत की जाए मैं डायबिटीज़ की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर हम किसी पेशेंट को एज़ रोल मॉडल लेते हैं, तो फिर उसकी जो भी शुरुआत से आगे चीज़ें बढ़ती हैं, तो उसमें हमें अपने लिए देखना पड़ता है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें जो है हम वहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो अ बीच में गैप दे रही हैं जिसमें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी सवाल को जो पिछली दफ़ा हमसे पूछा गया कि किस तरह से शुगर कंट्रोल की जाए, तो आगे चल के अभी हम ज़हीर साहब से पूछेंगे कि शुरू में जो इनकी जो ज़्यादा शुगर थी, तो कितना वक़्त लगा कि वो नॉर्मल की तरफ आई यानी कि कंट्रोल रहने लगी और उसके लिए इन्होंने क्या एफ़र्ट्स किए। तो ये जब वो एफ़र्ट्स हमसे शेयर करेंगे तो जो हमारे साथी जिन्होंने पिछली दफ़ा हमसे सवाल पूछा था, यकीनन जब वो देखेंगे तो फिर जो है वो अ इसको जो है वो अपने साथ मैच करेंगे कि कहाँ पर चीज़ें लैग करती हैं। जब तक ज़हीर साहब रिकनेक्ट करते हैं हमारे स्टूडियो में मैं इसमें सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला बताना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए शुगर कंट्रोल करने का तरीका जानना है तो सबसे पहले देखिए कि शुगर बढ़ किन-किन फैक्टर से रही है और जिन फैक्टर से शुगर बढ़ रही है पहले उनको कम कीजिए। इसके साथ ये भी देखिए कि आपकी शुगर का लेवल जो है ऐसा है कि उस पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट रेगुलर लीजिए और अगर आपके फ़िज़िशियन जो है वो कहते हैं कि वज़न कम कीजिए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो फिर उसको भी कम करने की कोशिश कीजिए। अगर ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो आप पूरे करते हैं, तो मैं बहुत अपने कॉन्फिडेंस से आपसे बात करता हूँ कि अगर ये 4-5 चीज़ें आप कवर कर लेते हैं, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत आसान है। अभी हमारे साथ ज़हीर साहब मौजूद हैं। ज़हीर साहब जो है वो 65 प्लस ऐज है इनकी और मेरा ख़्याल है कि शायद 14, 15 या 17 साल से जो है वो मैं इनको एक डायबिटिक पेशेंट के सूरत से जान रहा हूँ। इनका रिज़ल्ट तभी आना शुरू हुआ जब इन्होंने अपने ऊपर जो है वो थोड़ा-सा एफ़र्ट्स करना शुरू की, मेहनत की, तो उससे चीज़ें बेहतर हुईं। तो हम दोबारा जो है वो ज़हीर साहब को वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वॉइस का प्रॉब्लम था वो और जो गैप आ रहा था मूवमेंट में वो ठीक हो चुका होगा। जी, ज़हीर साहब, आप हमें बता रहे थे कि आपने जो है थैंक वो यू वेरी मच सर रीजॉइनिंग। हुँ। आप ज़हीर साहब बता रहे थे कि जब आपका डायग्नोज़ हुआ शुगर तो उस वक़्त जो है आपकी शुगर ज़्यादा रहती थी। तो हमारे व्यूअर्स को जी। बताएँगे कितने अरसे तक जो है शुगर आपकी जो है वो अ, बढ़ी रही? कितना वक़्त लगा डायग्नोज़ होने के कितने वक़्त तक आपकी शुगर ज़्यादा ही रही?
सर जब मेरी शुगर डायग्नोज़ हुई थी, उसके बाद तो मैं डेज़ नहीं कहूँगा बल्कि ईयर्स में थी, शुगर मेरी बहुत हाई रहती थी जी, और जी। उसमें ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था या समझ इतनी मुझे नहीं थी, जो अमूमन लोगों को नहीं होती डायबिटीज़ पेशेंट को। वो समझते हैं कि चलो इसलिए कि लोग आपको पता है चेस्ट बाय चेस्ट बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं हमारे मुल्क के जी, अंदर। तो लोगों जी, ने जी। कहा जी शुगर कोई मसला नहीं है और ये आप ये खा लें, वो खा लें, जैसे करेला खाएँ आप, उसका पानी पी लें या फलाना काम कर लें, लेकिन हुँ, एहतियात नहीं करते थे। बिल्कुल। तो ज़रूरी होता है कि जब कोई चीज़ इस किस्म का मस्ट डायग्नोज़ हो जाए कि जो कि जिसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, तो फिर हुँ, उसके हुँ। लिए इंसान को किसी अच्छे डॉक्टर के ज़ेर निगरानी आना चाहिए। तो बहरहाल ये कि मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि मैं फिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी आया और उन्होंने जो मशवरे दिए मुझे, उस मशवरे को अमल किया, उस फिज़िकल एक्टिविटी शुरू की, डाइट कंट्रोल की, अपना वेट कंट्रोल नहीं, किया, मैं अपना ब्लड जी, प्रेशर कंट्रोल किया। जी, मैं नहीं, मैं आपको थोड़ा स्लो लेके चलूँगा। आपने कहा कि इसमें जो है वो जी। आपकी हफ्तों की, दिनों की तक नहीं बल्कि डायग्नोज़ होने के बाद सालों तक शुगर बढ़ी रही और उसकी वजूहात आपने ये बताई कि आपने जी, जो है जी। जो डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी आपको, वो आपने पूरी नहीं की, आप उसको लाइटली लेते रहे जी, और इस तरह से शुगर नहीं की। बढ़ती रही आपकी। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको आपको कितने अरसे के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपको शुगर के बारे में कुछ अपनी पर्सनल नॉलेज भी होनी चाहिए कि शुगर बेसिकली क्या है? ये किस तरह से नुकसान पहुँचा सकती है? कितने अरसे के बाद आपने जो है वो शुगर के बारे में जानना शुरू किया, डायग्नोज़ होने के बाद? सर ये नियर अबाउट मैंने तकरीबन आप समझें कि इसको मैंने 10-12 के बाद लिया इसलिए कि मुझे जो वीकनेस फ़ील हो रही थी और मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें मसलन मेरी बीनाई कमज़ोर हो गई थी, ज़हनी तौर पे वो परेशान था मैं, प्लस रात को नींद नहीं आती। इसमें मतलब बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे सामने आना शुरू हो गए थे। तो फिर ज़ाहिर है कि मुझे सेकंड ओपिनियन लेना पड़ा और उसके बाद मैंने डॉक्टरों की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको फ़ॉलो किया और हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैं काफ़ी हद तक फिट हो गया। अ, आपका जो थोड़ा-सा व्यूअर्स तक बात नहीं पहुँची कि कितने अरसे तक जो है वो आपने कितने अरसे के बाद आपने जो है वो डायबिटीज़ के बारे में जानना शुरू किया? इसको ज़रा दोबारा बताइएगा। ये सर 10-12 साल के बाद मैंने जो है ना इसको 10-12 सीरियस लिया हैगा इसलिए कि जब मैं ज़्यादा परेशान हुआ। 10-12 साल के बाद यानी डायग्नोज़ होने के 10-12 साल के बाद। जी, अच्छा, तो 10-12 साल के बाद। क्या वजूहात थी कि 10-12 साल में फिर आपने शुगर डायग्नोज़ होने के 10-12 साल के बाद आपने इसके बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, क्या वजूहात थी उसकी? वजूहात ये थी कि मुझसे इतनी वीकनेस हो गई थी कि चलने-फिरने में परेशानी थी मुझे और मेरी जी, बीनाई एकदम से गिरी है, ऐसे जैसे कि लाइट चली जाती है, इस तरह से मेरी बीनाई गिरी है। उसके हुँ, बाद में फिर उस बीनाई के बाद में जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया आई स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने भी यही कहा कि आपको डायबिटीज़ है और आपको केयर करनी चाहिए। तो अभी मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं ये तो ख़ैर ऐज के लिहाज़ से हो जाती है। बहरहाल ये है कि जब फ़िज़िकल मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हुई है और उसके साथ-साथ जो आप डॉक्टर हैं, आप समझते हैं कि जो मेरा सेक्सुअल जो मसला था, वो ख़राब होना शुरू हुआ। तो फिर तो आपने सोचा उसकी कि अब वजह से इसको मैंने जो है फिर फ़ौर अच्छा, सीरियस तो लेना इसमें चाहिए। इसमें जो है वो जब आप दवाओं पे रहे, तो अ, जी, दवाओं से एक वक़्त आता है कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जब भी आपके जो मुआलिज है, जो आपका फ़िज़िशियन है, वो आपको एडवाइस करता है कि भई आप इंसुलिन शुरू कीजिए। जी, तो आपको कभी किसी डॉक्टर ने तजवीज़ जी। की इंसुलिन के बारे में? किसी ने सजेस्ट किया कि आप इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कीजिए? उस वक़्त तक तो किसी ने सजेस्ट नहीं किया था मुझे कि किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि इंसुलिन लगाएँ, बस वही कहते ये टैबलेट ले लें। पहले उन्होंने हुँ, हुँ। 250 से शुरू की और फिर उसके बाद में 500 पे पहुँचा दिया। तो ये इस तरह से चलती रही आहिस्ता-आहिस्ता और ये 1 ले लें, अब 2 टैबलेट ले लें, अब 1 ब्रेकफ़ास्ट से पहले ले लें, फिर ये उसके बाद ले लें, इस तरह से चलता रहा।
लेकिन ये है कि जब मैंने अच्छे डॉक्टर लाइक यू, तो उससे जो मुझे फिर एडवाइस मिली और आपकी एडवाइस के बाद मुझे जो इंसुलिन का हुआ, इंसुलिन इस्तेमाल की मैंने, और इंसुलिन के इस्तेमाल के बाद में फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बाद में मैं अपने आप को हर चीज़ में अब फिट महसूस, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे शिकायत थी वो भी ख़त्म हुई है। अच्छा, अब ज़हीर साहब, सुबह जब हमारी बात हो रही थी, मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ कि टेक्सास में और हमारे टाइम में 10 घंटे का फ़र्क है। तो जब मेरी बात हुई ज़हीर साहब से, तो पता चला कि ज़हीर साहब जो है वो अपने मामूल के मुताबिक जो है वो पार्क में वॉक कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ज़हीर साहब खुद बताएं कि रोज़ाना कितने डिस्टेंस की ये वॉक करते हैं। ज़हीर साहब, आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं, आपको हमारे व्यूअर्स देख नहीं पा रहे। आप जो है वो जी हाँ, इस तरह से बिल्कुल, क्योंकि आपको लोग सुनना चाह रहे हैं, तो वो आपको देखना भी साथ चाह रहे हैं। तो आप ज़रा जी, व्यूअर्स जी। को बताएँगे आप कि जो सुबह वॉक करते हैं, ये हफ़्ते में कितने दिन करते हैं और कितना फ़ासला होता है? क्या ज़रा कुछ वॉक के बारे में तफ़सीलन बताएँगे आप? जी सर, यहाँ पर जो है सुबह फ़जर की अज़ान होती है 5:35 पर, और जी तकरीबन सर। साढ़े 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, फ़जर की हुँ, हुँ। नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके, उसके बाद मैं वॉक पर निकल जाता हूँ। और फिर हालत ये है मेरी कि तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 घंटे कंटिन्यू होते हैं, जिसमें मैं 1 से घंटे से लेके सवा घंटे तक तो मैं वॉक करता हूँ, और मेरी वॉक तेज़ है कि हुँ, 1 सेकंड में 3 स्टेप्स मेरे उठते हैं। 1 सेकंड में 3 स्टेप्स। उसके बाद में फिर तकरीबन कोई आधा घंटा मैं रनिंग करता हूँ अपनी। तो हुँ, इस हुँ। तरह से 1.5 से पौने 2 घंटे की डेली, और ये तकरीबन 6.5 टू 7 माइल्स पर डे का मेरी वॉक है, अच्छा, मॉर्निंग वॉक। दूसरे ये आप व्यूअर्स को बताएँगे कि क्या ये शुरू से ही इतनी स्पीड से आप वॉक कर रहे हैं या ग्रेजुअली ये चेंज हुआ है सब? ये ग्रेजुअली चेंज किया है मैंने, इसलिए कि पहले तो मुझसे चला ही नहीं जाता था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने चलना शुरू किया, और फिर थोड़ी-थोड़ी वॉक बढ़ाते-बढ़ाते उसके बाद में अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं अगर 3-4 घंटे भी वॉक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि उसके बाद में शुगर मेरी गिरना शुरू हुई है, तो मुझे घर आना होता है, फिर नाश्ता वगैरह करता हूँ मैं अपना, तो हुँ, उसकी हुँ। वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो ठीक। ज़हीर गई है। साहब, आपके जो है वो आपका जो एक्सरसाइज़ से वापस आके नाश्ते तक का टाइम है, इसको हम यहाँ रोकते हैं। एक सवाल है जी, व्यूअर्स बेस, तो हम उसको साथ बेहतर। लेते हैं। हमारे पास जो है वो हमारे साथ इस वक़्त हैं मिस वजिया हसन, बहुत रेगुलरली विज़िट करती हैं। थैंक यू वजिया फॉर विज़िटिंग आवर शो रेगुलरली। और अ, इनका आज का सवाल है, एक तो वालेकुम अस्सलाम वजिया। इन्होंने पूछा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो अगर किसी को, तो क्या वो डायबिटिक पेशेंट भी होगा? देखिए वजिया, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो लीड करता है आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ को। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली इस चीज़ का मार्कर होता है कि जो इंसुलिन आपके जिस्म में कुदरत ने लबलबे के ज़रिए से खारिज की जा रही है, सिक्रीट की जा रही है, वो उसको जहाँ जाकर काम करना है, जहाँ पर मीठे को हज़म करना है, वहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी वहाँ पर वो जाकर काम नहीं कर पा रही। तो येस, डेफ़िनेटली अगर शुरू में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए कुछ दवा दी जाती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें वज़न कम करना भी ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज़ करना भी ज़रूरी होता है। और या एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसका एक मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि आपका वज़न ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जा रहा है, तो ये अंडरलाइन ये मार्कर है कि आप जो है वो आगे चलकर जो है वो अ, डायबिटीज़ के ग्रुप में आ सकते हैं। यहाँ पर आपके सवाल के तवज्जुह से मैं बताता चलूँ कि वी हैव 3 डिफरेंट ग्रुप। एक तो ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो
डायबिटिक ग्रुप। तो 2 एक्सट्रीम हो गए, एक नॉर्मल ग्रुप हो गया और एक डायबिटिक ग्रुप हो गया। तो जो बीच का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है प्री डायबिटिक, यानी कि उसमें जो है वो अभी इब्तदाई मराहिल में है। उसका जो कट ऑफ्स हैं वो डायबिटिक की तरफ भी नहीं है और नॉर्मल की तरफ भी नहीं है। तो किसी को भी अगर आप देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उनका बिल्डअप हो रहा है, तो ये ज़हन में रखिए कि फिर उनको अपनी सेहत को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और जब वो अपनी सेहत को मॉनिटर करेंगे तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि अगर वो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, यानी उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो डायबिटीज़ की तरफ जाती है, तो फिर उसमें ट्रीटमेंट में किसी किस्म का डिले ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ वजिया कि मैंने आपकी सवाल का जवाब अच्छे से दिया। हमारे पास जो है एक और हम ज़हीर साहब कमेंट लेते हैं। महक बलोच हैं। महक बलोच जो हैं, बहुत शुक्रिया महक बलोच हमारे इस प्रोग्राम को विज़िट करने का। इनका सवाल ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसको किसी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि नॉर्मल किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ बेसिकली इज़ अ सिंड्रोम, मल्टी सिस्टम सिंड्रोम है। इसमें जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और ना ही इसको हम एरेडिकेट कर सकते हैं, बल्कि इसमें जो वीकनेसेस होती हैं उनको जो है वो हम दवाओं से ठीक कर सकते हैं। और ये ज़हन में रहे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि दवाओं के साथ जो है वो आपके जो फास्टिंग शुगर जो है वो या रैंडम शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रही है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि यू आर सपोज टू क्विट मेडिसिन कि भाई अब तो रीडिंग नॉर्मल आ गई है। इस चीज़ की वजाहत जो है ज़हीर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे भी पूछते हैं कि जब इनकी शुगर नॉर्मल आती है तो क्या ये दवाई जारी रखते हैं या छोड़ देते हैं। तो महक बलोच के सवाल का जवाब यही है कि डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो एक फ़ेज़ में शुरू के उसमें रिवर्सिबल होती है, लेकिन फिर उसमें हम मॉनिटरिंग के फ़ेज़ में चले जाते हैं कि हम डायबिटीज़ को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि फिर वो इवेंचुअली टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने का चांस उसमें ज़्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ महक बलोच कि मैंने आपकी जो क्वेरी थी उसको मैंने सही से एड्रेस किया। शुक्रिया। ज़हीर साहब, जी। हमें आप बताइएगा कि आपके अक्सर जब शुगर नॉर्मल आना शुरू होती है तो क्या आप दवाएं छोड़ देते हैं या जारी रखते हैं? बिल्कुल क्विकली आप क्या आंसर देंगे? नहीं डॉक्टर साहब, देखें, दवाई तो इसमें बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती। ये होता है जब आपकी डायबिटीज़ हाई हो रही हो, यानी शुगर आपकी हाई है, तो आपको दवाई भी थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ जाती है, और जब वो नीचे आना लेवल उसका शुरू होता है तो आपको कम करनी पड़ती है दवाई। ये चीज़, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए घर में, ताकि अगर आपको जो है, यानी वैसे तो डेली आप चेक करें, अदरवाइज़ अगर डेली, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते, तो वो कम से कम 2 दिन में, 3 दिन में, या हर वीक उसको जो है कम से कम 1 दिन का टेस्ट लाज़मी है। उससे मॉनिटर करने से ये होगा कि उनको पता चलेगा कि मुझे दवाई कितनी बढ़ानी है या कम करनी है। उससे ज़्यादा असरात जो हैं वो फिर सामने आते हैं डायबिटीज़ के, और वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वेट को, अपने ब्लड प्रेशर को, ये सारी चीज़ें फिर कंट्रोल। जब आपकी डायबिटीज़ हाई होगी तो ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, और जब डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो वो भी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। तो इसके लिए यही है कि दवाई को ख़त्म नहीं करता हूँ मैं, इंसुलिन की क्वांटिटी कम कर देता हूँ, जो मैं टैबलेट्स लेता हूँ वो कम कर देता हूँ। और जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कभी ज़ाहिर है कि मैं फ्रूट खाता हूँ, ग्रीन जो है वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं मेरे, जिसमें बीन्स हैं, और यानी लौकी, तुरई, टिंडे, इस तरह की सब्जियाँ, दालें हैं, ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। राइस कभी-कभार इस्तेमाल कर लेता हूँ अगर मुझे कहीं मजबूरी में खाना पड़ जाए, और डाइट की वजह से मैंने, और वॉक की वजह से कंट्रोल किया हुआ है। तो अप डाउन में मेडिसिन करता हूँ। अच्छा, ये तो आपका जो है, क्योंकि इस पे काफ़ी जो है
काफ़ी मुद्दत का, काफ़ी अरसे का एक तजुर्बा है। लेकिन मैं व्यूअर्स को यहाँ जी। बताना चाहूँगा कि सेल्फ टाइट्रेशन जो है मेडिसिन की वो रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि आपकी अगर नहीं जो है। है फ़र्ज़ कीजिए कि आप डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी जो मेडिसिन है उसको मॉनिटर करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़हीर साहब चूँकि काफ़ी सालों से जी। डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, तो इस वजह से चूँकि ये अपनी फ़िटनेस का बहुत ख़्याल रखते हैं और इस तरह से ये अपनी डायबिटीज़ को चैलेंज करके उसके साथ जो है, इस तरह के मामलात रखते हैं। ज़हीर साहब आपकी गुफ्तगू को जी, यहाँ सर। थोड़ा-सा हम रोकेंगे। एक और सवाल है मिस वजिया साहिबा का। इनका कहना ये है कि अगर किसी के यूरिन में शुगर आती है, तो क्या वो भी डायबिटिक पेशेंट होगा? ब्लड में नॉर्मल शुगर हो। बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा, आप बहुत दिलचस्पी से जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए इसमें जो गाइडलाइंस हैं, जिसके मुताबिक जो है हम शुगर को डायग्नोज़ करते हैं, वो जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको खुद भी इसका कंसिडर करें इसको कि क्या गाइडलाइंस हैं कि फास्टिंग शुगर और एक जो 3 महीने के लिए टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c, उसकी बुनियाद पर जो है वो किसी को डायबिटीज़ क्या का जो है वो डायग्नोसिस बनाया जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है। यूरिन में जो अगर शुगर आती है, तो उसके बहुत से और भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अगर जो है उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं दैट इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर एंड हीमोग्लोबिन A1C, अगर वो जो है वो उस कट ऑफ पर आते हैं कि जिसमें वो डायबिटिक ग्रुप में पेशेंट एंटर हो जाता है, तो तब वो डायबिटिक कहलाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे यूरिन इन्फेक्शन भी होते हैं, जिसमें ये ऐसी फाइंडिंग आ सकती हैं। बहुत से ऐसे किडनी के कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट वन मोर थिंग कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि आपके जो है वो यूरिन की शुगर अलग होती है और ब्लड की अलग है। लेकिन अब जो है जैसे-जैसे मेडिकल साइंस में जो है वो डेवलपमेंट हुई, तो अब ये आसानी से हम कह सकते हैं कि ये ब्लड बेस डिज़ीज़ होती है। तो इसमें जब ब्लड में जब मिठास ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो फिर इवेंचुअली शुगर में नज़र आती है। तो वजह आपके लिए जो सिंपल इसका रिप्लाई है, वो ये है कि आप यूरिन के टेस्ट को देखकर कन्फ्यूज़ ना हों कि ये नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल, या ये जो है वो शुगर की तरफ है या नहीं, बल्कि इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आपकी फास्टिंग शुगर टेस्ट हो और आपका हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट हो। अगर वो जो है वो डायबिटिक जो कट ऑफ्स हैं उसके ऊपर आ रहे हैं, तो फिर जो है वो जिसका भी टेस्ट है, वो फिर डायबिटिक पेशेंट के लेवल में आता है। बहुत शुक्रिया वजिया आपका। एक और सवाल है कि मिस महक बलोच ने एक और सवाल हमसे किया है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बट 5.7 A1C, इज़ दैट पर्सन डायबिटिक? महक, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन गाइडलाइंस जो हैं, वो ये हैं कि ये 5.6 और 6.1 के दरमियान का जो पीरियड जो A1C का जो रीडिंग होती है, इसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। समटाइम्स ऐसा होता है कि फास्टिंग शुगर तो आपकी नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन चूँकि हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c आपका 24 आवर्स में जो एवरेज है उसको शो करती है। तो इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है कि जनाब हमारा तो फास्टिंग शुगर सही आ रहा है, लेकिन HbA1c जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि उस शख्स का जो है वो 24 आवर में कभी भी किसी भी वक़्त जो है वो उसके जो ग्लूकोज़ लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा एक्सीड करता है। तो जो आपने यहाँ रीडिंग मेंशन की है, ये प्री डायबिटिक ग्रुप में आती है, बहुत ही माइल्ड सा प्री डायबिटिक। अगर वो जो है वो अपने वेट को रिड्यूस करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इसमें जब प्री डायबिटिक कोई पेशेंट हो जाता है, प्री डायबिटीज़ के ग्रुप में आ जाता है, तो फिर उसकी मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप वो डाइट को कंट्रोल नहीं करेगा, मॉनिटरिंग नहीं करेगा, एक्सरसाइज़ नहीं करेगा, तो और मॉनिटरिंग अगर बिल्कुल ना करे, तो फिर इवेंचुअली जो है वो डायबिटीज़ ग्रुप
के जो मार्कर्स हैं वो टच करना शुरू कर देते हैं, यानी कि HbA1c बढ़ जाता है, फास्टिंग शुगर बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करता चला जाऊँ कि नॉट ऑलवेज फोकस शुगर लेवल के साथ साथ जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो डोंट फॉरगेट टू गेट योर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल डन, यानी कोलेस्ट्रॉल का भी चेकअप कराएं कि क्या है, अपना ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कराइए, अपना वेट भी मॉनिटर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ महक कि मैंने आपके इस क्वेश्चन को सही से एड्रेस किया। एक और सवाल है कि मिस महक ही जो है एक और सवाल हमसे पूछ रही हैं कि हाउ फ्रीक्वेंट कैन टेस्ट बी डन कंसिडरिंग द अबव सिचुएशन। अगर प्री डायबिटिक पेशेंट है तो प्री डायबिटिक पेशेंट में जो 5.7 A1C है, इसमें जो है वो आप चूँकि बहुत स्लाइट इंक्रीज है तो इसमें आप 3 मंथली भी इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो अपर लिमिट की तरफ जाता है, यानी 5.9 या 6.1 की तरफ जा रहा है, तो फिर आप इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे कि उसको फिर आप जल्दी जो है मॉनिटर करें। लेकिन यहाँ पर A1C के बारे में कहा ही जाता है कि 3 मंथ्स में जो है इसको देखना होता है, क्योंकि ये ब्लड के जो अंदर जो रिसाइकल होता है ब्लड सेल्स का, तो उसमें ये पूरी सिचुएशन को दिखाता है। यहाँ पर मैं एक और भी बात बताता चलूँ कि A1C जो है वो बहुत सी कंडीशन में डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे अगर कोई किसी पेशेंट को ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ कहलाता है, तो उसमें फ़र्क हो सकता है, फीवर में फ़र्क हो सकता है, ये डिहाइड्रेशन में फ़र्क हो सकता है। तो HbA1c जो है वो कुछ कंडीशंस में जो है वो इस क्राइटेरिया पे बीट नहीं करता। लेकिन ये एज लेमैन आपको जो है इतना इसकी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने फिजिशियन से रब्ता करते हैं तो वो खुद आपको इसके बारे में बता देता है। बहुत शुक्रिया महक आपके सवाल का। ज़हीर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। ज़हीर साहब जो है वो बहुत ही दलेराना अंदाज में जो है वॉक करते हुए फिर वो कहते हैं कि मैं बदपरहेज़ी जब करता हूँ तो चीज़ों को मॉनिटर भी करता हूँ। तो ज़हीर साहब का ये जो कॉन्फिडेंस है, ये तब बिल्डअप हुआ है जब इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, जब इन्होंने अपने फिटनेस का ख्याल रखा। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो है वो डायबिटीज़ को जानना शुरू किया। तो दुश्मन पर हमला करने से के लिए ज़रूरी है कि दुश्मन को जान लिया जाए कि उसके क्या कमज़ोरी हैं। जब आप उसकी कमज़ोरियाँ जान लेते हैं तो उस पर आपका जो है वो हमला करना आसान होता है। अच्छा, वॉक के साथ साथ ज़हीर साहब आप मुझे बताएंगे कि अपने पैरों का ख्याल आप कैसे रखते हैं, पैरों का और नज़र का ख्याल कैसे रखते हैं? और फिर मैं आखिर में आपसे पूछूंगा कि आप अब अमेरिका में हैं तो वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड है? सर पैरों का ये कि एक तो मैं पैरों को साफ बहुत रखता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि वज़ू करता हूँ, और वज़ू ज़ाहिर है 5 टाइम होता है, ये तो रेगुलर की बात है। उसके अलावा फिर बाथ लेना होता है, तो वो भी एक टाइम ज़रूरी है जब वॉक करके आता हूँ उसके बाद में। तो ये है कि इसको ड्राई रखता हूँ, बिल्कुल इसमें कोई पसीना वगैरह नहीं होने देता, और देखता रहता हूँ। पैरों में कोई मुझे ऐसी परेशानी नहीं है। दूसरी बात ये बिनाई की, जो मेरी बिनाई शुरू में आज से 10-12 साल पहले जो ख़राब हुई थी, तो उसके बाद से अभी तक वो अपनी जगह पर है। तो 0.5 का जो है मेरा ये गिलास है, और जी, यही जी। डायग्नोज हुआ था उस वक्त, और वो 5 का लगा हुआ है, 0.5 का, वो आज तक मेरा चल रहा हैगा। तो ये भी कंट्रोल है मेरी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि टेक्सास में आपका जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट है, वो थोड़ा-सा ब्रीफ करेंगे कि कितना जी। वो आपके लिए फ़ीज़िबल है, कितनी आसानी रहती है उसमें आपकी? सर ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, और ये तो टेस्ट भी बहुत करते हैं, और मेडिसन का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से ये मेडिसन देते हैं। और डेली जो मेडिसन मुझे खाने की होती है उसके हिसाब से उन्होंने वो एक जार बनाए हुए होते हैं, उसमें वो रख कर देते हैं टैबलेट्स के, जी ये आपने सुबह खानी है, ये दोपहर खानी है, ये रात को खानी है।
तो उसमें एक तो ये नहीं होता कि मुझे कितनी निकालनी है टैबलेट या नहीं, वो सब एक तरीका है उनका। इसी तरह इंसुलिन का है कि वो देते हैं उसी हिसाब से, और फिर डॉक्टर साहिबान जो हैं यहाँ के, वो उनका जो ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस से मुझे कॉल आती है कि जी आप कल या परसों जो है आपका अपॉइंटमेंट है हमारे पास और आप आ जाएँ। अगर मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो वो कहते हैं कि कैन वी रिफिल योर मेडिसिन, तो वो मैं उनको कह देता हूँ जी बिल्कुल आप रिफ़िल कर दें, तो वो रिफ़िल कर देते हैं मेरी मेडिसिन। अदरवाइज़ मुझे मेडिसिन नहीं मिलेगी अगर मैं उनको यस या नो कर ना करूँ तो। ठीक। तो अच्छा बहुत मुझे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। हुँ। यहाँ पर आपका कोई ऐसा ग्रुप भी है जिसके साथ आप मिल के एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हैं, वॉक करते हैं? वो तो सुबह में सर यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, बल्कि यहाँ तो एक्सरसाइज़ वॉक करने का तो यहाँ बेइंतहा शौक है। यहाँ पर आपको 90 प्लस भी मिलेंगे लोग, वॉक करते हुए मिलेंगे। आपको उससे कम भी मतलब यहाँ तो हालत ये है कि फैमिलीज़ जो हैं वो अपने छोटे बच्चों को, जो कि शायद 2, 4, 6 महीने के होते हैं, उनको भी स्ट्रॉलर में डाला हुआ होता है उन्होंने, और वो वॉक कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, वो स्ट्रॉलर खींच रहे हैं उनका बच्चों का। जो बच्चे 2 साल, 3 साल के चलने-फिरने के होते हैं, वो बच्चे खुद भाग रहे होते हैं उनके साथ। तो ये बचपन से ही उनके ज़हनों में डालते हैं कि आपने वॉक करनी है। स्विमिंग ठीक है, कराते हैं उनको, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कराते हैं सर यहाँ पे। तो हमारे सही। ग्रुप का तो ये है कि जो मिलते हैं हमें सलाम दुआ ज़रूर करते हैं, वो हेलो हाय और हुँ, गुड मॉर्निंग होता रहता है। अगर जो भी बंदा मिलता है गुड मॉर्निंग लाज़मी करता है, चाहे वो सही, जेंट्स हो या लेडीज़ हो। तो सही। ये इस तरह से है, लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर ग्रुप नहीं होता है यहाँ पे कि मैं ये कहूँ कि जी हम 4-6 बंदे हैं कि जाते हैं वॉक, नहीं ऐसा नहीं। जब हम बाहर निकलते हैं ट्रैक पे तो बेशुमार लोग होते हैंगे। हुँ, हुँ। आपसे बातें करने में पता ही नहीं चला अच्छा खासा वक़्त गुज़र गया। तो हमें ये कोई जानकर बात बहुत नहीं। अच्छा लगा कि आपने जो है 3 चीज़ें जो है जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि एक जो है जब आपका शुगर डायग्नोज़ हुआ तो आपने इसको हल्का लिया, लाइटली लिया कि कोई मसला नहीं है। जी, बिल्कुल, और फिर जो है आपने बिल्कुल। बताया कि शुरू के जो 10-12 साल हैं, उसमें आपने तवज्जो ही नहीं दी और शुगर को बढ़ा रहने दिया कि चलता चला जाए ऐसा। लेकिन जब उसकी जी, कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई तो तब आपने इसको संजीदगी से लिया कि मैं जो हूँ मैं अब बिल्कुल। इसके बारे में जो है वो कुछ संजीदा काम कर सकूँ और फिर जब आपने लाइफ़ में एक्सरसाइज़ को लेकर आए और जब डायबिटीज़ की नॉलेज को आपने एनहांस किया, तो इससे चीज़ें बेहतर हुईं। तो मेरा ख़्याल है ये हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा जी, वैल्यूएबल मैसेज बिल्कुल, होगा। आपका जो पूरी लाइफ़ का जो बिल्कुल। लेसन है, आपके आने का सर मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपको इंशाल्लाह थैंक फिर यू सर। कभी मदद करेंगे। अपना ख़्याल रखिए और इसी तरह से मोस्ट फिट वेलकम रहें सर, और मोस्ट इसी वेलकम। तरह से जो है वो बिल्कुल रोल सर। मॉडल आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया तमाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक आखिरी सवाल हम लेते हैं, इसके बाद हमारे पास एक सरप्राइज़ गेस्ट मौजूद हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा तैयारी कर लीजिए सरप्राइज़ गेस्ट के लिए। सरप्राइज़ गेस्ट जो है, वो हमसे चंद ही लम्हों में जुड़ने वाले हैं। मिस महक का जो है एक सवाल है कि थायरॉइड का स्लो होना कैन a slow thyroid be also responsible for raising HbA1c? अ, थायरॉइड को इन जनरल देखिए कि थायरॉइड डिजीज़ में लीड टू डिस्टर्ब ग्लूकोज़ लेवल आपकी डायबिटीज़ कॉज़ कर सकती है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो है वो थायरॉइड का फंक्शन ज़्यादा होने से ज़्यादा चांसेस होते हैं और समटाइम्स जो है उसके साथ एसोसिएशन नहीं होता चूँकि ये एक सिंड्रोम है, तो ये किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है बट देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट डिफ़िकल्ट डिमार्केशन टू से कि आप स्लो के साथ एसोसिएशन है इसकी या इसकी जो है वो फ़ास्ट वह जो थायरॉइड फंक्शन होता है उससे या जो उसका जो रैपिड फंक्शन हाइपर वर्क हो जाता है, हाइपर थायरॉइड होता है उससे है। A1C बेसिकली जो है वो ब्लड की जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है उसको देखने के लिए जो है वो एक मार्कर के तौर पे लिया जाता है। इसको हम ब्लड शुगर की इवैल्यूएशन के लिए तो कंसीडर करते हैं, लेकिन इसको जो है दूसरे जो मेटाबॉलिक कंडीशंस है उसके साथ एसोसिएट नहीं करते। थायरॉइड की इवैल्यूएशन के लिए थायरॉइड
के अलग टेस्ट होते हैं, और थायराइड जो है वो उसके कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल थायराइड डिजीज़ेज़ हैं, जिनमें से कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो इवेंचुअली लीड करती हैं डायबिटीज़ को। तो जब डायबिटीज़ को वो लीड करती हैं तो डेफ़िनेटली फिर उसमें फिर हम जब टेस्ट करते हैं तो उसमें फास्टिंग शुगर, A1C ये सब देखना होता है। तो डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए हम A1C को कंसीडर करते हैं, बट और थायराइड की सर्टेन डिजीज़ है जिनमें ये डायबिटीज़ के होने के चांसेस होते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए, हमारे पास जो है बहुत ही मुख्तसर टाइम के लिए जो है वो हमारे बहुत ही मसरूफ़ हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का मेरे साथ जो है वो आगा खान से ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ ऐसा है कि अभी आगा खान से जो है वो समंदर पार चले गए हैं, तब भी हमारा ताल्लुक़ ये कायम है। अल्लाह ताला इनको इनके सारे नेक मकासद में कामयाब करे। डॉक्टर साहब को हमने इसलिए मदऊ किया है कि हम जो है वो जो इस मीडियम के थ्रू एक एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, तो इस बात को डॉक्टर साहब ने, इस थॉट को, इस प्रोग्राम को, इस इनसाइट को जो है वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो जब हमें पता चला कि डॉक्टर साहब जो है ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो मैंने इनसे फिर राब्ता किया और मैंने कहा कि हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया जो है उसको हम प्राइमरी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनसे गुफ्तगू करने से पहले हमारे व्यूअर्स हैं, जो इनकी तरफ से जो है वो सब व्यूअर्स को और सबको जो है वो सलाम पेश किया जा रहा है। मोहम्मद इकराम साहब, मैं आपसे अच्छे से वाकिफ़ हूँ और मुझे आज ये पता चला है कि आप मोहम्मद अमार जो हैं उनके फ़ादर हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपके साथ हमारा बहुत ही एजुकेशनल पॉइंट, डायबिटीज़ की एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से राब्ता रहता है। वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से और तमाम व्यूअर्स की तरफ से। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपने शो में वेलकम करता हूँ डॉक्टर काशानुद्दीन नियाज़ी साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर वाहिद, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? कैसे जी, हैं बिल्कुल। लोग? बिल्कुल ठीक है। लेट आने से ये होता है कि आपका जो वॉल्यूम है बहुत तेज़ है और आपने शायद अपना ऑन रखा हुआ है, तो वो मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा, एको आ रहा तो है? आप अगर हाँ, एको हो रही है, अगर हेडफ़ोन यूज़ कर लें आप। हेडफ़ोन यूज़ कर लेते हैं। मोहम्मद ज़रा हेडफ़ोन लेके आ जाओ। जब तक जो है वो डॉक्टर साहब अपना जब तक डॉक्टर साहब जो है वो अपना ये माइक का सेटल वो प्रॉपर करते हैं, तो काशान साहब जो हैं वो डॉक्टर काशान जो हैं वो इनकी रेज़िडेंसी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है और काफ़ी सालों से हमारा आपस में राब्ता है। अब मौसूफ़ जो हैं वो सऊदी अरेबिया में होते हैं। सऊदी अरेबिया में ये कंसल्टेंट फैमिली फ़िज़िशियन हैं। इसके साथ-साथ इनका स्टूडेंट टीचिंग से भी ताल्लुक़ है और इसके साथ जो है ये बहुत अच्छी इनसाइट है इनकी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सोशल मीडिया बेसिकली है, इसके बारे में हमने इनको ख़ास तौर पे आज मदऊ किया है कि ये कुछ अपने जो इनसाइट या विज़न जो भी है इनका, कि किस तरह से हम जो है वो प्राइमरी केयर में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे कुछ रोशनी डालें। जी डॉक्टर काशान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब मेरी एक आवाज़ आ रही सेकंड। है अब? जी, बिल्कुल। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एक सेकंड ठहरिएगा। अब ओके, जी डॉक्टर। जी, अस्सलाम जी वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर काशान हमारे साथ जो है वो व्यूअर्स की एक लंबी लाइन है जो आपका साथ जुड़ी हुई है और आपको ये वक़्तन-फ़वक़्तन जो है जैसे मैसेज आएँगे तो साथ-साथ हम उसको भी साथ एंटरटेन करते रहेंगे। हमारा जो
आपके इस प्लेटफॉर्म से बात करने का मकसद है वो ये है कि सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करें कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। और दूसरी नहीं, बात नहीं ये है डॉक्टर वाहिद, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात ये है कि मैं आपका जो है वो इसमें कमेंट लेना चाह रहा था कि जो सोशल मीडिया है इसको चूँकि हम दोनों जो है वो प्राइमरी केयर की तरफ ज़्यादा हैं, तो आप का क्या नैरेटिव है इसके बारे में कि जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है, या किस तरह से इसको जो है हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं टू प्रमोट प्राइमरी हेल्थ केयर। जी, जी। आई थिंक डॉक्टर वाहिद, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और जब हम और आप पाकिस्तान में काम कर रहे थे, तो हमें मैनी टाइम्स ये डिफ़िकल्टीज़ आती थी कि लोग हमारे पास उस वक़्त तशरीफ़ लेके आते हैं जब चीज़ें थोड़ी हद से गुज़र जाती हैं और वो सेकेंडरी या टर्शियरी रेयर की तरफ चली जाती हैं और बीमारियाँ जो हैं वो अपनी एडवांस स्टेज पे चली जाती हैं। और जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से आप और हम दोनों ही इस बात के शाहिद हैं कि हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है एक डेवलपिंग कंट्री है और लोग ज़ाहिर बात है मनी को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं और जी अपनी हाँ, सेहत को पीछे रखते हैं। और प्राइमरी बिल्कुल। हेल्थ केयर फिजिशियंस होने के एतबार से मेरा ख़्याल से जो सोशल मीडिया है इस वक़्त, वो हर चीज़ में अपनी अवेयरनेस के लिए लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और वो एक बेहतरीन टूल है जिस पे हम मासेस को इस बात की अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको आगाही फैला सकते हैं कि वो अपनी सेहत का ख़्याल रखें और किस तरह से ख़्याल रखें और उनको उसके लिए क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर वाहिद, आपने जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक बैडली नीडेड इनिशिएटिव है और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए ख़ैर दे। और क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी के अंदर जो इस वक़्त सबसे बड़ा फ़ुक़दान है वो है लॉयल हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स का। मैं बड़े दुःख के साथ ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। इसके साथ लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो सोशल मीडिया को हम यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोगों का ट्रस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर सकें। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया इसके अंदर बहुत पॉज़िटिव रोल प्ले करेगा। और अगर हम इस तरीके से, जैसे आपकी कोशिश जारी है, उसी तरीके से रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत भी डालेगा। जी। व्यूअर्स, मैं आपसे एक ख़ास बात जो है वो शेयर करना चाहूँ कि डॉक्टर काशान जो हैं वो बेसिकली ना सिर्फ़ प्राइमरी केयर की अवेयरनेस का जो है वो बर्डन रखते हैं और वो इस पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बल्कि इनकी जो आगाही का जो प्रोग्राम है, इस आगाही में ये जो है वो स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च को भी शामिल करते हैं। अगर आप देखें तो इनकी जो सारी स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो ऐसी हैं कि एक आम आदमी को पता चल सकता है कि कितने परसेंट जो है वो ये बीमारी फैल सकती है, कितने परसेंट लोग जो है इसमें बेहतर हो सकते हैं। ये सारी इसके पीछे बड़ी रिसर्च होती है और मैं इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि डॉक्टर काशान जो है वो अपने इतने मसरूफ़ टाइम टेबल के बावजूद जो है इसके लिए टाइम निकालते हैं और आपको जो है वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो मालूमात आमा के तौर पर जो है प्राइमरी केयर के हवाले से चीज़ें देते हैं, अपडेट करते हैं। डॉक्टर काशान, आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका जो एक इनिशिएटिव है प्राइमरी केयर अवेयरनेस का, उसमें बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप किस तरह से उसमें काम करते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर वाहिद, जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस के लिए सबसे जो उनका मेन स्टे होता है वो लोगों के अंदर आगाही पैदा करना होता है। और उसके लिए कम्युनिटी एक्सेस और कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको मेडिकल एडवाइसेस के नाम से लोग जानते हैं। और जी, जी। इसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं पेशेंट्स की उन क्वेरीज़ की बेसिस पर जो हमारे पास आती हैं,
ताकि अगर किसी एक आदमी ने कोई क्वेरी पूछी है तो उसकी अवेयरनेस सारी कम्युनिटी को हो जाए। और बिल्कुल। मेडिकल एडवाइसेस के नाम से जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर हम डिफरेंट मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, ताकि वो अपने डिसीजंस को खुद मुख्तार तरीके से ले सकें और सही और टाइमली अपने टेस्ट करा सकें और मालूमात हासिल कर सकें, जिनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, या जिनको हम बगैर दवाइयों के हेल्दी लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों के ऊपर जितनी भी अवेयरनेस हो सकती डॉक्टर है। काशान, आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अगर वो अपनी वो सेहत का जो है वो पहले छोटी-सी कोशिश के ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका जी भाई बताओ। जी। आप आपके ये बताइए, पूछिए। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, कुछ थोड़ा-सा सिग्नल्स का कनेक्टिविटी का इश्यू बीच में हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप व्यूअर्स को बताएँगे कि अगर वो इस तरह की जो नॉलेज है रिलेटेड टू डिज़ीज़ अगर उसको बढ़ाते हैं इस तरह की लिटरेचर को पढ़कर या इस तरह की वीडियोज़ को देखकर, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन पे और उनके फैमिली बजट पे, ताकि वो जो है वो जान सके कि ये छोटी-सी मालूमात जो है इसका बड़ा बिग इम्पैक्ट होता है उनकी सेहत की मैनेजमेंट के हवाले से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है लोगों के लिए भी, कि वो अगर छोटी-सी मालूमात, जैसे अगर आप कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी आम सी चीज़ है, जो कि आम लोगों को होती है और उसकी कुछ रॉन्ग परसेप्शंस होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हमें ब्लड प्रेशर हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि जो खुदा ना ख़ास्ता जिनका किडनी फ़ेल हो चुका होता है, और फिर उनकी वजह पता चलती है कि उनकी वजह जो थी वो पीछे से ब्लड प्रेशर था। तो आज जो खुदा ना ख़ास्ता मरीज़ डायलिसिस के ऊपर है, जिसकी वजह ब्लड प्रेशर बनी, जो उसको पता ना चल पाई, और उसके बाद उसके गुर्दे ख़राब हो गए और फिर वो अब एक डायलिसिस के साथ अपनी ज़िंदगी को कोप अप कर रहा है। अगर किसी ने उसको ये बता दिया होता कि ब्लड प्रेशर कोई ऐसा मरीज़ है जिसका ब्लड प्रेशर हमें पहले से पता चल जाता है, यानी 140 90 से बढ़ा हुआ अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है, अगर कोई इंसान नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है और उसमें अगर इस बात की हम डायग्नोसिस पहले से कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे सीक्वेंसेस से बच जाते हैं। और एक पूरी यहाँ पे पीछे एक मेडिकल साइंसेस की एक बीमारियों की एक लाइन लगी हुई है, जो कि सिर्फ़ एक ब्लड प्रेशर के कंट्रोल ना होने की वजह से पैदा होती है, उन पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो अगर इतनी सी इन्फॉर्मेशन भी अगर लोगों को पता चल जाए कि वो ब्लड प्रेशर अपना देख लें, और जैसे आपके पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको शुगर का नहीं पता होता, और कभी-कभार वो शुगर का टेस्ट कराने भी नहीं आते और आप वैसे ही उनके टेस्ट करते होंगे और उनकी शुगर बढ़ी हुई आ जाती है। तो उस एतबार से अगर उनको ये छोटी-सी नॉलेज पता चल जाए कि हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ी हुई है, तो इनसे वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिनमें दिल की बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारियाँ, फेफड़े की बीमारियाँ। तो ये एक लंबी लिस्ट है जिनसे वो बचा जा सकता है। तो अगर इनको बरवक़्त ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए किसी तरीके से, तो मैं हुँ। समझता हूँ कि इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बरवक़्त और फ़ास्टेस्ट जो वे है आजकल, मेरा ये ख़्याल है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि सबसे फ़ास्टेस्ट जो मीडियम है जिसके थ्रू बात लोगों तक पहुँच सकती है, वो ये मीडियम है जिस पे हम बैठे हैं, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया का जो मैंने आपसे सवाल किया था कि ये प्राइमरी केयर की डेवलपमेंट में किस तरह से रोल प्ले करता है, तो मेरा ख़्याल एक पार्ट ये भी है कि अगर जो है बहुत से इस तरह की मालूमात और अवेयरनेस जो है वो अगर सोशल मीडिया पे प्रोवाइडेड हों, तो वो बहुत जल्द जो है वो लोगों तक पहुंच सकती हैं और जब वो पहुंच सकती हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आसानी से उसको देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपके तवज्जुह से एक और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, आपकी इजाज़त से कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो जब आपके सामने आता है, तो जाकर फिर वो जो है वो गूगल पर देखता है चीज़ें और उसका जो एक्सट्रीम लेवल है वो देखकर और फिर वो स्ट्रेस में आता है कि शायद मुझे तो शायद कैंसर की तरफ जा रहा हूँ मैं और डॉक्टर तो मुझे बता ही नहीं रहा। तो ये जो कन्फ्यूज़नल स्टेट है,
ये कन्फ्यूजनल स्टेट जो है वो पेशेंट के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें जो है देखी जाए तो जो हमारे पास ये सोशल मीडियम है जिसके ज़रिए से हम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये तो एक रोबोटिक कंप्यूटराइज्ड एक मशीन है जो एक उसके पास वो ब्रेन नहीं है, बल्कि वो तो ट्रेंड को देखती है। अगर अक्सर लोग जो है वो कैंसर को सर्च कर रहे हैं, तो जब भी आप कुछ सर्च करेंगे तो वो आपके पास जो है वो कैंसर को पहले दिखाएगा, जबकि आप उसके किसी पहले मरहले में हो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल डॉक्टर वाहिद, आई थिंक मैं समझता हूँ कि जहाँ इस मीडिया का, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे गूगल का एक पॉजिटिव रोल है कि जिसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हमारे पास एक्सप्लोजन है नॉलेज का। लेकिन एक चीज़ जिसको हम और आप कहते हैं, जैसे लोग सिर्फ किताबें पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकते, उनको जब तक तजुर्बा ना हो, वो लोगों की डिजीज़ेज़ को देख ना लें और उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ना हो, तब तक वो एक ख़ास नतीजे पे नहीं पहुँच सकते। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत मोहतात रवैया रखना चाहिए इसके ऊपर कि वो गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं और जो गूगल दिखा रहा है, उसमें वो उसकी सोर्स क्या है। जैसे जैसे हम बात करते हैं, मैं अमूमी बात ये करूँगा कि कोई गाइडलाइंस होती हैं, हम जो 2-3 गाइडलाइंस देखते हैं यूके के अंदर, अगर देखें जो नाइस गाइडलाइंस हैं, हम उनको ज़्यादातर फॉलो करते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस, ये ऐसे चैनल्स हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो पेशेंट भी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। इसके अंदर पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं। सीडीसी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट है, उधर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी न किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर जुड़ें। बिल्कुल। तो जो ताल्लुक है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, वो आपको ये बताएगा कि आया ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, उसका नतीजा क्या है, उसको अगर इंटरप्रेटेड किया जाए, तो वो किस सिनेरियो में बात कर रहा है। तो वो बिल्कुल। आपको आपका पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देगा, रादर देन के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको हम कहते हैं डॉक्टर गूगल, हुँ, जो हुँ। हैं वो डॉक्टर गूगल साहब बड़ा डेवास्टेटिंग भी शामिल होते हैं और बिल्कुल। उनसे हमें बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। लेकिन हमें इस हुँ, चीज़ को पॉज़िटिव लेना चाहिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस तो इस तरह से बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी, आपकी और जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, वो रिलायबल हो, ट्रू हो और जो भी फैक्ट और फिगर्स सामने हैं, हमें वो सारे हक़ाइक़ मरीज़ को बताने चाहिए ताकि वो अपना फ़ैसला ठीक तरीके से कर सके और उसमें किसी किस्म का इबाहम नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल जनाब, आपने बहुत ठीक से कहा। हमें आपकी गुफ्तगू से जो है वो 3 वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले। एक तो ये कि हमें जो है वो किसी भी बीमारी की जो बुनियादी बातें हैं, उसके बारे में नो-हाउ होनी चाहिए और उससे फ़ायदा ये होता है कि उसकी तशख़ीस पहले हो जाती है, जल्दी तशख़ीस होती है, तो उसकी जो पेचीदगियों से हम बच जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें जो है वो कुछ जो प्रॉपर्ली जो रजिस्टर्ड जो साइट्स हैं, उन पे विज़िट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। रैंडमली जो सोर्स होती हैं इंटरनेट पे, उसको पढ़कर और उससे कोई भी चीज़ को बेस नहीं बनाना चाहिए। दूसरे जो आपने ये कहा कि एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है कि सुपरवाइज़्ड अगर आपको मैनेजमेंट होगी तो वो ज़्यादा अच्छी है। अदरवाइज़ तो फिर आप जो है वो दवा उस बीमारी से इतना परेशान नहीं होंगे, बल्कि उसके पढ़ने के बाद जो उसका जो फ़ियर है और डाउट हैं, उससे ज़्यादा आपको तकलीफ़ पहुँच सकती है। तीसरी जो बात है जो आपने बहुत अच्छी बताई कि हमें जो है वो एक थोड़ा-सा टाइम स्पेयर करना चाहिए बीइंग फिज़िशियन और बीइंग पेशेंट एज़ वेल, कि हम जो है फिज़िशियन जो है वो गाहे-बगाहे किसी भी फ़ोरम से कुछ इस तरह का मैसेज नहीं करें जिसमें वो कुछ मालूमात फ़राहम कर रहे हों और जो पेशेंट हैं, नॉट पेशेंट बल्कि जो कॉमन मैन है, उसको एक आदत होनी चाहिए कि वो प्राइमरी केयर या प्राइमरी जो डिज़ीज़ की कंडीशंस हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखे। इतनी मालूमात रखे जिस पे वो रिलाय कर सके फिज़िशियन पे। अगर बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी, अगर बहुत ज़्यादा मालूमात रखता है तो फिर उसका जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है और वो फिर
ट्रीटमेंट को फॉलो करने के बजाय जो है वो अपने जो ट्रीटमेंट को जो है वो समझ लीजिए कि उसका जो वे ऑफ मैनेजमेंट है उसको डिस्टर्ब कर लेता है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। डॉक्टर काशान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें जो है अपने ख़यालात से नवाज़ा। आप जो अपनी जो प्राइमरी केयर के हवाले से जो भी मैसेज जो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आप स्टैटिस्टिक्स देते हैं, व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि वो ज़रूर उनको विज़िट करें और देखें, ताकि आपकी ये जो जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इसमें हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया कि जो हमारे साथ उन्होंने इस सेशन में हिस्सा लिया। नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह फिर जब हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।